आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है। हम यह देखने वाले हैं कि कैसे सदियों पुराने एक महान दार्शनिक के विचार आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि पूरी तरह से तथ्यों पर टिके रहेंगे, ताकि प्राचीन ज्ञान और आज की साइंस के बीच के इस अद्भुत कनेक्शन को गहराई से समझा जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जल्दी से आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। हम आचार्य चाणक्य के ज्ञान से शुरुआत करेंगे, फिर भूख और ऊर्जा, दिमाग और बुद्धि, साहस के पैमाने और भावनाओं तथा इच्छाओं की बात करेंगे, और आखिर में इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़कर इस पूरी पहेली को सुलझाएंगे। भाग 1, आचार्य चाणक्य का ज्ञान। अब देखिए, दावों की गहराई में जाने से पहले उस इंसान के दिमाग को समझना बहुत जरूरी है जिसने इन्हें लिपिबद्ध किया था। आचार्य चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये वही शानदार रणनीतिकार थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर एक आम से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सीधे मगध का सम्राट बना दिया था। इस बात से यह साफ हो जाता है कि चाणक्य नीति में लिखी उनकी बातें महज कोई कल्पना नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे एक बहुत ही गहरा और सटीक आकलन था। और यहीं से इस विषय की मूल चर्चा शुरू होती है। ये श्लोक महिलाओं से जुड़ी 4 प्रवृत्तियों का एक बहुत ही रोचक ढांचा पेश करता है, जिसके गुणक यानी मल्टीप्लायर्स नाटकीय रूप से बढ़ते जाते हैं। श्लोक कहता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दोगुनी भूख, 4 गुना चालाकी, 6 गुना साहस और 8 गुना इच्छा होती है। ये सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है ना। भाग 2, भूख और ऊर्जा की जरूरतें। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और सबसे पहले शारीरिक स्तर से जुड़े इस पहले दावे की जांच करते हैं। यह प्राचीन ग्रंथ साहसपूर्वक दावा करता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को 2 गुनी भूख लगती है या उनके शरीर को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। अब इस बात को दोनों नजरियों से देखते हैं। अतीत की वास्तविकता क्या थी? उस समय महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता था, बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता था और कम उम्र में बच्चों को जन्म देना होता था। इसके लिए जबरदस्त ऊर्जा चाहिए थी। और आज का विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि हार्मोनल बदलाव, हर महीने होने वाला रक्तस्राव और विशिष्ट पोषक तत्वों की उच्च जैविक आवश्यकता के कारण महिलाओं के शरीर को अधिक पोषण की जरूरत होती है। देखा जाए तो लॉजिक वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। भाग 3, मस्तिष्क की उम्र और बुद्धिमत्ता। आइए अब शारीरिक ढांचे से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि दिमाग और बुद्धि के मामले में ये विश्लेषण कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ प्राचीन ग्रंथ दावों को सीधा 4 गुना बढ़ा लेता है। ये बताता है कि महिलाएं 4x यानी 4 गुना अधिक चतुर या बुद्धिमती होती हैं, खासकर उन अविश्वसनीय रूप से कठिन परिस्थितियों को संभालने में जहां अक्सर पुरुष अपना नियंत्रण खो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आधुनिक विज्ञान मानसिक लचीलेपन और बुद्धि के इस प्राचीन दावे से सहमत है? इस बात पर वैज्ञानिक सहमति वाकई किसी को भी चौंका सकती है। मजेदार बात यह है कि आधुनिक रिसर्च पूरी तरह से इस मानसिक लचीलेपन का समर्थन करती है। विज्ञान के अनुसार समान उम्र के पुरुषों की तुलना में महिलाओं का दिमाग 3 साल अधिक युवा रहता है। इतना ही नहीं, उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों का दिमाग अधिक तेजी से सिकुड़ता है और बुढ़ापे में उनकी याददाश्त में गिरावट भी जल्दी आती है। ये बायोलॉजिकल एडवांटेज उस प्राचीन दावे का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है। भाग 4, साहस का मापन। अब इस लिस्ट के तीसरे गुण की ओर चलते हैं, जिसे समाज में अक्सर रूढ़िवादी रूप से केवल पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है, और वो है साहस। चाणक्य यहाँ इस गुणक को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनका दावा है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 6 गुना अधिक साहस होता है। यहाँ साहस का मतलब युद्ध के मैदान में लड़ना बिल्कुल नहीं है। इस ग्रंथ ने साहस को अत्यधिक शारीरिक सहन शक्ति और गंभीर संकटों के अनुकूल ढल जाने की क्षमता के रूप में मापा है। पूरे 9 महीने तक गर्भ को धारण करना, प्रसव की उस अत्यधिक पीड़ा को झेलना और बिना टूटे बड़े से बड़े पारिवारिक संकट का डटकर मुकाबला करना, ये असल साहस है। अपने पूरे परिवार को धैर्य और निष्ठा से संभाले रखना एक ऐसा काम है जिसके लिए अंदरूनी शक्ति चाहिए होती है। इस संदर्भ में ये समझना बहुत जरूरी है कि भावनाओं को किसी कमजोरी या वीकनेस के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे एक अपार आंतरिक शक्ति और ऊर्जा के स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है। ये वो ताकत है जो सबसे गहरे संकट के समय एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। भाग 5,
भावनात्मक संबंध और इच्छा। आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े गुणक की, जो इच्छा और भावनात्मक जरूरतों के जटिल दायरे की पड़ताल करता है। ग्रंथ यहाँ 8x यानी इच्छा में 8 गुना वृद्धि का दावा करता है, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि उस दौर में इसे कभी पाप या चरित्रहीनता नहीं माना गया, बल्कि इसे संतान उत्पन्न करके पैतृक ऋणों को चुकाने का एक प्राकृतिक और आवश्यक तरीका माना गया। और ये देखना बहुत ही शानदार है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस प्राचीन ग्रंथ के साथ कैसे मेल खाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जहां पुरुषों की अंतरंगता मुख्य रूप से शारीरिक और विजुअल आकर्षण पर आधारित होती है, वहीं महिलाओं की अंतरंगता गहराई से भावनात्मक होती है। महिलाओं को किसी भी तरह की शारीरिक इच्छा से पहले एक मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव की गहरी आवश्यकता होती है। स्रोत सामग्री से लिया गया ये कोट इस बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से समझाता है। ये शारीरिक ड्राइव और भावनात्मक भूख के बीच के मनोवैज्ञानिक अंतर को बिल्कुल सटीक तरीके से सारांशित कर देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि अंतरंगता और प्रेम को लेकर दोनों के दृष्टिकोण में कितना गहरा और बुनियादी अंतर है। भाग 6, इतिहास और विज्ञान का मेल। तो अब जब इन चारों स्तंभों पर चर्चा हो चुकी है, समय आ गया है कि इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखा जाए। इस टेबल को देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक जीव विज्ञान तथा मनोविज्ञान के बीच का ये सीधा संबंध सच में अद्भुत है। भूख को पोषण और बायोलॉजी ने सही साबित किया, बुद्धि को ब्रेन एजिंग और मेमोरी ने, साहस को दर्द सहने की क्षमता ने और इच्छा को इमोशनल कनेक्शन ने। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आधुनिक वैज्ञानिक सहमति किस तरह से प्राचीन दावों के पीछे के तर्क को मान्यता देती है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारा अत्याधुनिक आधुनिक विज्ञान वास्तव में कुछ नया खोज रहा है, या फिर हम बस उस ज्ञान की ही पुनर्खोज कर रहे हैं जिसे प्राचीन दार्शनिकों ने हजारों साल पहले ही रेखांकित कर दिया था? मानव जीव विज्ञान और प्राचीन अवलोकनों की ये टाइमलेस प्रकृति वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।